नमस्कार। स्वागत है और एक सोमस बायोलॉजी की वीडियो जिसमें हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल जो डिजीजेस हैं उसके बारे में। ये वीडियो आप इसलिए शायद देख रहे हैं कि आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए ईआरसीपी के बारे में, मतलब ईआरसीपी करना है आपको। तो नॉर्मल ईआरसीपी करना है मतलब आपका गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है, नॉर्मली स्टोन्स गॉल ब्लैडर में है, और सिर्फ गॉल ब्लैडर में ही नहीं है, स्टोन्स जो है गॉल ब्लैडर से निकलता हुआ गॉल ब्लैडर की जो कॉलर है वहां पर फंस सकता है। वो स्टोन जाके हेपाटोबिलियरी डक्ट में भी फंस सकता है, मतलब जो डक्ट जो पाइप लिवर से आता हुआ डियोडिनम जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जाके मिलता है, खुलता है, वहां पर भी जाके ये खुल सकता है। तो वो जो पाइप है उसमें भी स्टोन आके फंस सकता है। अगर ये स्टोन आके हेपाटोबिलियरी डक्ट में फंस जाए या फिर ये स्टोन गॉल ब्लैडर के कॉलर में फंस जाए तो जाके प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम मतलब नॉर्मल तौर पर भूख जो है वो चले जाना, ठीक है, उसके साथ साथ वेट लॉस, उसके साथ साथ बहुत पेन, यहां से जो डाई साइड है बॉडी की यहां से पेन होता है, ठीक है। तो पेन धीरे धीरे रेडिएट होते होते ऊपर की तरफ आता है। नॉर्मली जब ये पेन होने लगता है तो लोगों को लगता है कि ऐसे इंडाइजेशन है और ऐसा कुछ है, तो इंडाइजेशन का मेडिसिन चलता है, तो ये कमता नहीं है और ये घटता नहीं है। इस वजह से क्या करना है हमें, तब जाके पता चलता है जब हम यूएसजी करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, हमको पता चलता है कि स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है। और गॉल ब्लैडर स्टोन के मतलब है गॉल ब्लैडर फंक्शन नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो तब जाके गॉल ब्लैडर स्टोन को तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये एक गॉल ब्लैडर की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऐसे फोल्ड्स रहते हैं, फोल्ड्स के अंदर वो कैलिकुली होते हैं, उसमें जो है बाइल सॉल्ट वो डिपॉजिट होते होते स्टोन बनता है। तो स्टोन को हम अलग से निकाल नहीं सकते, गॉल ब्लैडर अलग से फंक्शन नहीं करता है। गॉल ब्लैडर का फंक्शन ये है कि लिवर से कुछ चीजें, कुछ एंजाइम्स है, कुछ मटेरियल है जिसको बाइल सॉल्ट्स कहा जाता है, वो निकलता है, वो जाके गॉल ब्लैडर में सिर्फ स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर वो प्रोड्यूस नहीं करता है। धीरे धीरे जब हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर पंप होता है और वो जो मटेरियल वो गॉल ब्लैडर से धीरे धीरे आते हुए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर जाके मिस जाता है, घुल मिल जाता है, वहां पर जाके खाना के साथ वो घुल मिलता है और धीरे धीरे वो हेल्प करता है खाने को डाइजेस्ट करने में। कौन से खाना, यहां पर फैट, ठीक है। नॉर्मल अगर कोई कार्बोहाइड्रेट खाए या फिर प्रोटीन खाना खाए उसको ये जो बाइल सॉल्ट्स है वो कोई काम नहीं करता है। बाइल सॉल्ट्स सिर्फ काम करता है किस चीजों में, फैट डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, बस। तो जाके गॉल ब्लैडर का सिर्फ स्टोर करने का काम है। अगर गॉल ब्लैडर नहीं भी रहे बॉडी में तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा, वो जो बाइल सॉल्ट है वो स्टोर नहीं होगा मगर वो प्रोड्यूस जरूर होगा, क्योंकि लिवर ठीक है। तो लिवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिवर अगर ठीक रहे, गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, हम गॉल ब्लैडर को उठा के फेंक सकते हैं, ठीक है, लिवर को रख देंगे क्योंकि इसको चाहिए ही। विदाउट लिवर आप सर्वाइव नहीं करोगे, मगर विदाउट गॉल ब्लैडर आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो। तो ईआरसीपी कब होता है, जब जाके इस हेपाटोबिलियरी डक्ट में कोई स्टोन आके अटक जाता है या फिर ये जो गॉल ब्लैडर का कॉलर है यहां पर आके वो अटक जाता है। गॉल ब्लैडर ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो तब जाके ईआरसीपी का प्रोसेस क्या होता है, बहुत लेस इन्वेसिव है, मतलब ऐसे कोई काटना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है। आपको बेहोशी की दवा दिया जाएगा जो एनास्थेसिया कहा जाता है, वो सेंट्रली, मतलब आप टोटली बेहोश होंगे। और उस वक्त नॉर्मल हम एंडोस्कोपी के बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो एंडोस्कोपी में क्या होता है, मैं अगर ऐसे थोड़ा यहाँ घुमा देता हूं स्ट्रक्चर को, आप देख सकते हो कि यहां से ये माउथ पैसेज है और धीरे धीरे माउथ पैसेज से लेकर ये ऐसे करके जो है एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे ऐसे अंदर की तरफ आता है। यहाँ पर हार्ट और बहुत सारे सिस्टम्स दिया गए हैं, यहाँ पर वो क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर सकते हम, पर फिर भी पीछे से ऐसे ऐसे टोटल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये आता है, ऐसे करके एक एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल पाइप, रबर पाइप होता है, एक फ्लेक्सिबल पाइप, ओके, ऐसा थिन पाइप के आखिर में एक कैमरा लगा हुआ होता है, ठीक है। अच्छे मैग्निफिकेशन, थोड़ा बहुत मैग्निफिकेशन रहता है जो जैसे कि जूम हो सके पिक्चर, और उसके साथ एक और भी जगह रहता है जिससे हम थोड़ा बहुत केमिकल है स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि हम क्लियरली अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसको देख पाए, बस। तो क्या करते हैं, ऐसे यहां से वो माउथ से, मुंह से उस पाइप को ऐसे अंदर की तरफ धीरे 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 ऐसे लाना पड़ता है, पीछे से, हार्ट के पीछे की तरफ होता है वो टोटल एलिमेंट्री कलर। ऐसे आते आते वो कहां पर आता है, ये जो स्टमक, यहां पर मैं स्टमक का पोजीशनिंग दिखा देता हूं आपको। ऐसे जो है स्टमक पोजीशन होता है, ऐसे स्टमक पोजीशन रहता है और
जो लीवर है वो ऐसे पोजीशन रहता है, ठीक है। तो दो चीज ऐसे पोजीशन रहता है। तो ये पीछे लीवर को मैं हटा देता हूं तो स्टमक ऐसे रहता है। तो आते आते यहां से स्टमक के अंदर होते हुए, स्टमक को मैं खोल देता हूं, आप देख सकते हो शायद, यहां से आते हुए ऐसे स्टमक के अंदर से आते हुए, नॉर्मली जब एंडोस्कोपी होता है मतलब स्टमक के अंदर का जो चीज हमें देखना पड़ सकता है, कब? जब डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि आपके स्टमक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कोई इंफेक्शन है जिसको हम अल्सर भी कहते हैं, स्टमक अल्सर, या फिर आपको गैस्ट्राइटिस है जिससे आपको एसिडिटी होता रहता है। तो इसके लिए आपको एंडोस्कोपी दिया जा सकता है कि अंदर की तरफ आके स्टमक का जो ये जो स्ट्रक्चर है अंदर का, आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये ऐसे क्रिस्प स्ट्रक्चर होता है, देखा आप, स्टमक वॉल जो है ऐसा दिखता है जब स्टमक खाली हो। जब स्टमक भरा हुआ हो तो ये जो दाग है ये नहीं रहेगा, ये नॉर्मल होगा, प्लेन हो जाएगा। एनीवे, तो यहां पर होते हुए यहां तक आते हैं हम एंडोस्कोपी में। नॉर्मल एंडोस्कोप यहां से होते हुए यहां तक आता है, उसमें बेहोशी भी किया नहीं जा सकता, नॉर्मली हम करते नहीं है। तो यहां पर सिंपली एक वॉमिटिंग टेंडेंसी आता है जब कुछ अंदर ऐसे घुसता है, पर फिर वो ठीक हो जाता है, ऐसे आके कैमरा में पिक्चर लेना होता है बस। मगर क्या होगा, ईआरसीपी में प्रॉब्लम स्टमक में नहीं है, प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है ये जो लिवर के पीछे की तरफ, ये जो गॉल ब्लैडर है इसमें। तो यहां से प्रॉब्लम जो है यहां पर होता है, अब देख सकते हो, जूम करके यहां पर दिखा दिया जाएगा बाद में, यहां पर प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि वो एंडोस्कोप यहां तक आने के बाद एंडोस्कोप के मुंह से और भी थिन और एक थोड़ा कैमरा वाला और एक ट्यूब निकलता है, और वो मिनी एंडोस्कोप जो एंडोस्कोप के बीच में से निकलता है, वो मिनी एंडोस्कोप को यूज करके यहां पर हम पहुंचते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक छोटा स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर मतलब भाल्व, एक दरवाजा के तरफ स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, जो जाके पैनक्रियाटिक जो सिक्रीशन है, पैनक्रियास से निकलता हुआ कुछ चीजें वो आके मिलता है डियोडिनम। डियोडिनम मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्ट पॉइंट, जहां पर जाके सब कुछ घुल मिल जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे जर्नी करता है, यहां से लेकर पूरा ये स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए जर्नी करता है, और वो हमारा खाना भी ऐसे जर्नी करता है, और उस हिसाब से डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। और उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और वो जाके बाहर निकल जाता है। तो यहां पर ये जो माइक्रो एंडोस्कोप जो है वो निकलने के बाद ये जो स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर को हमको काटना पड़ता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक ओपनिंग बनाते हैं हम, थोड़ा सा काटने के बाद एक होल होता है, उस होल से धीरे धीरे एक पाइप इसके अंदर, किस चीज के अंदर? वो हेपाटिक डक्ट के अंदर। और हेपाटिक डक्ट मतलब यहां पर दिखाई नहीं दिया हेपाटिक डक्ट, जो ये जो टोटल स्ट्रक्चर है उतना क्लियरली नहीं है। तो उस हेपाटिक डक्ट के अंदर, जैसे कि ये ऐसे, क्योंकि ये पिछले की तरफ है ना, तो ऐसे कि जो डक्ट है ये हेपाटिक डक्ट के अंदर घुसेड़ दिया जाता है, और उसके बाद वो जो स्टोन्स वहां पर है, वो स्टोन्स को बाहर निकल दिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। जो भी स्टोन फंसे हुए हैं यहां पर, उसको बाहर निकल दिया जाता है। एक सक्शन यूज करते हैं जिससे उसको हम खींच सकते हैं और बाहर निकल देते हैं। तो स्टोन के साथ साथ कुछ भी अगर हो, मतलब नॉर्मली अगर जब स्टोन होता है तो वहां पर इंफेक्शन भी होता है, पस हो सकता है, तो सब कुछ हम उसको वहां से बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलने के बाद उस जगह पर हम कोई स्टिच वगैरह कुछ नहीं करते, वो ऐसे ही रख देते, क्योंकि बहुत छोटा एक होल होता है, वो खुद से ही हील हो जाएगा, खुद से ही वो ठीक हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। वो करने के बाद फिर से हम वो चीज को निकल लेते हैं। तो ये किस लिए, इसके लिए बेहोश करना इसलिए जरूरत होता है ताकि, क्योंकि ये प्रोसेस जो है, अगर कोई पेशेंट ऐसे टर्न हो, मुड़ जाए या फिर ये कर जाए, तब जाके वो एंडोस्कोप जो है वो लिवर को डैमेज पहुंचा सकता है, वो पैनक्रियस, ये व्हाइट कलर का पैनक्रियस को डैमेज पहुंचा सकता है, गॉल ब्लैडर को डैमेज पहुंचा सकता है। इसलिए पेशेंट को टोटली आउट ऑफ कॉन्शियसनेस रखा जाता है, ठीक है। तो यही होता है ईआरसीपी। ईआरसीपी तब दिया जाता है जब जाके कोई स्टोन जो है, गॉल स्टोन, वो फंस गया है, ठीक है, उसको वहां से निकाल लेना पड़ता है। अगर नहीं निकालते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये गॉल ब्लैडर से आता हुआ कोई भी सिक्रीशन जो है वो डियोडिनम में नहीं पहुंचेगा। अगर डियोडिनम में वो सिक्रीशन नहीं पहुंचता है तो आप फैट डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, उसके साथ साथ पेन होगा, वेट लॉस होगा और जॉन्डिस के सिम्टम्स होगा, क्योंकि वो जो डक्ट है, वो जो पाइप है ना, हेपाटोबिलियरी डक्ट, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये
गॉल ब्लैडर का जो बाइल सॉल्ट है वही नहीं आता है, उसके साथ साथ जो भी लिवर का जो भी सिक्रीशन है सब उसी एक ही पाइप से जाता है, ठीक है। तो अगर वो पाइप जैम हो जाएगा तो आपको ना तो सिर्फ ये बाइल सॉल्ट मिलेगा, आपको लिवर से आता हुआ कोई भी सिक्रेटिंग कंटेंट नहीं मिलेगा, और पैनक्रियास से आता हुआ भी कुछ एंजाइम्स है जो प्रोटियोलिटिक है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वो एंजाइम्स भी नहीं मिलेगा। सो आप कुछ भी खाना जो है हजम नहीं कर पाओगे, आपका वॉमिटिंग आएगा, उल्टी आएगा, वेट लॉस होगा, और इसके वजह से ईआरसीपी मैंडेटरी है, ठीक है। इस सिचुएशन पे ईआरसीपी मैंडेटरी है। तो ईआरसीपी कौन करते हैं? ईआरसीपी एक डे प्रोसीडियर है। इसके लिए आपको नॉर्मली कुछ हॉस्पिटल्स अभी को एक दिन के लिए, मतलब एक नाइट के लिए आपको वहां पर रहना पड़ सकता है, मगर ये जनरली डे प्रोसीडियर ही है। इसलिए आपको एक रात के लिए वहां पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस के दौरान हो सकता है कि आपका पैंक्रियास में थोड़ा डैमेज आए या फिर आपका लिवर में डैमेज आए। अगर ये आता है तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, उसके लिए चेक करने के लिए एक दिन के लिए रहना पड़ सकता है। नॉर्मली ये प्रोसेस जो है ये 30 मिनट से 45 मिनट्स का हो सकता है, 1 घंटे से ज्यादा प्रोसेस नहीं है। अगर ये 1 घंटे से ज्यादा हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कौन करेंगे? ये प्रोसेस कर सकते हैं कोई भी एमडी इन गैस्ट्रो लाइक जीआई मेडिसिन, ओके, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मेडिसिन, कोई भी अगर हो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वो मेडिसिन का जो है ऐसा सर्जन ही कर सकता है, ऐसा नहीं है, मेडिसिन का डॉक्टर भी ये कर सकते हैं। सर्जन जनरली नहीं करते, मेडिसिन के डॉक्टर ही ये करते हैं। जो एंडोस्कोपी करते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, रूटीन प्रोसीडियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली इसका खर्चा कितना आता है? 10,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो कुल मिला के 10,000 खर्चा हो सकता है, 10 से 15,000 20,000 तक खर्चा हो सकता है। एक दिन की स्टे लेकर अगर है तो 15-18,000 रुपए का खर्चा हो सकता है, ठीक है। अभी बात यह है कि ये ईआरसीपी का एंड है, मतलब अगर एक स्टोन फंसा हुआ है हेपाटोबिलियरी डक्ट में और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम स्टोन को निकाल लिया तो क्या प्रॉब्लम चला जाएगा? आंसर ये है कि तब के लिए चला जाएगा, मगर ये नहीं है कि फिर से स्टोन आके वहां पर नहीं बैठ जाएगा। हो सकता है क्योंकि स्टोन इस गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो वो स्टोन बार बार आके वहां पर अटक सकता है ना। तो क्या करना है कि यहां पर ईआरसीपी एंड नहीं है, ईआरसीपी तो एक प्राइमरी प्रोसेस है, क्योंकि यार जब ये स्टोन फंस जाएगा तब जॉन्डिस होगा, लिवर फंक्शन टेस्ट टोटली डिस्टर्ब्ड होगा, आपका बिलिरुबिन हाई होगा, एसजीपीटी हाई होगा, एसजीओटी हाई होगा, एएलपी हाई होगा, सब कुछ हाई होगा। तो ये कम करने के लिए, जॉन्डिस के टेंडेंसी कम करने के लिए, इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। तो ये नॉर्मली हेपेटाइटिक जॉन्डिस नहीं है, वायरल जॉन्डिस नहीं है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। मतलब ये जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पाइप जो सिक्रेटर पाइप है लिवर से आता हुआ, तब जाके ये जॉन्डिस है, इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। तो ये जॉन्डिस को कम करने के लिए ईआरसीपी मैंडेटरी है। मगर ईआरसीपी होने के बाद इमीडिएटली, मतलब 1 दिन 2 दिन के अंदर ही जो है आपको गॉल ब्लैडर सर्जरी करना चाहिए। और गॉल ब्लैडर सर्जरी क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों इसको जरूरत है इसके लिए आप मेरा गॉल ब्लैडर सर्जरी का वीडियो देखें, ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके लिए मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। तो सर्जरी में क्या होता है, सिंपली हम गॉल ब्लैडर को, जो गॉल ब्लैडर के अंदर, जिस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है उसको हम उस गॉल ब्लैडर को हम टोटली काट करके वहां से उठा के फेंक देंगे, बस यही। क्योंकि गॉल ब्लैडर जिसमें स्टोन है उसको रखने का कोई फायदा नहीं है। गॉल ब्लैडर स्टोन जो है अगर वो 0.2 0.3 मिलीमीटर से ज्यादा बढ़ गया तो उसको हम मेडिसिन देकर डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसको हमको डायरेक्टली सर्जरी कर देना ही चाहिए। सर्जरी 1 हफ्ते के अंदर आप रिकवर भी कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ईआरसीपी में ये होता है। अब ईआरसीपी के साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपको, ईआरसीपी एक लीस्ट इन्वेसिव है, मगर फिर भी एक चीज अंदर की तरफ ऐसे आ रहा है। अगर आपका अल्सर है या फिर कोई भी अंदर के जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ईसोफेगस जो नाली होता है ऊपर से लेकर स्टोमक तक, उसको कहा जाता है ईसोफेगस। अगर ईसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ये करने के टाइम पर वो प्रॉब्लम बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपका पैनक्रियास में थोड़ा डैमेज आए या फिर आपके लीवर में थोड़ा डैमेज आए ये प्रोसेस करने के लिए। अगर अच्छे हैंड से ये प्रोसेस नहीं हुआ तो एक रिस्क रह जाता है, मगर थोड़ा रिस्क वो भी 1 हफ्ते के अंदर। अगर ऐसा होता है तो आपको हॉस्पिटल स्टे जो है 2-3 दिन और बढ़ जाएगा, ट्रीटमेंट चलेगा। और ईआरसीपी कॉमनली अगर ठीक ठाक से हो जाए, एक दिन आप 1 नाइट हॉस्पिटल स्टे कर ले, वो देख लेंगे नेक्स्ट दिन, अगला दिन आप ठीक ठाक है या नहीं, स्टेबल है या नहीं, अगर है तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
और उसके साथ साथ आपको एक एंटीबायोटिक दिया जाएगा, नॉर्मल एंटीबायोटिक जो सेफालोस्पोरिन, मतलब जो थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन होते हैं, सेफिक्सिम हो, सेफ्टम हो, सेफगट हो, ऐसा एक टैबलेट एंटीबायोटिक टैबलेट दिया जाता है जो जिसका कोर्स रहता है 5x2, 2 करके 5 दिन के लिए दिया जाता है। वो कोर्स लेने के बाद यहाँ पर जो इंसिशन मतलब जो कट होता है ना, वो कट को हील करने के लिए अंदर से एंटीबायोटिक दिया जाता है। अगर वो नहीं भी दिया जाएगा फिर भी हील हो जाता है, मगर फिर भी रिस्क नहीं लिया जाता, वो दिया जा सकता है। मगर ये बेहतर है कि आप ईआरसीपी के साथ साथ प्लान कर लो कि किस डॉक्टर से आप गॉल ब्लैडर सर्जरी करवाओगे, रिमूवल करवाओगे। आप दूसरे ही दिन या फिर अगले ही दिन ये जो है गॉल ब्लैडर सर्जरी करवा लो ईआरसीपी के साथ साथ ही। अगर आप ईआरसीपी के साथ साथ ही सर्जरी, गॉल ब्लैडर सर्जरी नहीं करते हो तो और एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना है, उसके लिए खर्चा भी ज्यादा होगा। और वो क्या है कि नॉर्मली वो जो डक्ट है, यहां पर पिक्चर नहीं दे सकते, यहां पर ये जो डक्ट यहां पर आया गया है, इस डक्ट हेपाटोबिलियरी डक्ट यहां पर क्लियरली विजिबल नहीं है, मगर फिर भी वो जो डक्ट है उस डक्ट के अंदर नॉर्मली क्या होता है, स्टोन फंस जाता है, राइट। तो हमने क्या कहा कि अगर हम मानो कि आज ईआरसीपी हो गया, हम 10 दिन के बाद ऑपरेशन करेंगे, तो हो सकता है कि 10 दिन के अंदर फिर से स्टोन आके वहां पर बैठ जाए। तो अगर वो स्टोन बैठ जाएगा तो फिर से ईआरसीपी करना पड़ेगा, फिर से खर्चा होगा, फिर से जो तकलीफ होगा पेशेंट को। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक होता है छोटा स्टेंटिंग प्रोसेस, हम कहते हैं स्टेंट। तो स्टेंट क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल रबर ट्यूब, जैसे कि स्ट्रॉ होता है जिससे हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो स्ट्रॉ एग्जैक्टली वैसे ही स्ट्रॉ प्लास्टिक का होता है या फिर वो मेटल का भी होता है, मगर अभी प्लास्टिक का यूज होता है। वो प्लास्टिक का जो स्ट्रॉ होता है वैसा उतना चीप क्वालिटी प्लास्टिक नहीं है, मेडिकल क्वालिटी प्लास्टिक होता है, उसका प्राइस 900 से 1000 रुपीज का होता है। वो एक स्ट्रॉ, वो जिसको हम स्टेंट कहते हैं, वो प्लास्टिक स्टेंट जो है और रबर स्टेंट जो है वो हम उस नाली के बीच में से घुसेड़ देते हैं अंदर। सो वो अंदर ऐसे हम प्लेस कर देते हैं ताकि वो बहुत ही थीन है, बहुत ही छोटा डायमीटर है उसका, ताकि जो है लिवर का जो सिक्रेशन है वो धीरे धीरे डुओडेनम तक पहुंच सके। और वो इतना छोटा है उसका जो डायमीटर, स्टोन उससे बड़ा है तो स्टोन वहां पर जैम जनरली उसके अंदर आके घुस नहीं पाएगा। तो लिवर का जो सिक्रेशन है वो ठीक ठाक चलता रहेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रॉ होता है उसका लेंथ होता है तकरीबन ऐसा कुछ होता है, मतलब मान लो 7-8 इंच का होता है, 7-8 इंच अप्रोक्सीमेटली। तो 7-8 इंच वो टोटल जो पाइप का लेंथ है वो एकदम डिओडेनम की यहाँ पे जो जहां से हम कट करते हैं वहां से लेकर एकदम लिवर के जो डक्ट होता है वहां के उसके एकदम जितना दूर पहुंच सके वहां तक वो दिया जाता है, ताकि डायरेक्ट जो सिक्रीशंस वो लिवर से आता हुआ यहाँ पर पहुंच सके। क्योंकि हमारा जो टारगेट है यहाँ पर वो लिवर का सिक्रीशन डिओडेनम तक पहुंच पाए, तो नॉर्मल बॉडी फंक्शन वजह रहेगा और जो है बिलिरुबिन घटता जाएगा, एएलपी कमेगा, वहां पर एसजीपीटी एसजीओटी उसका वैल्यू भी गिरेगा। वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि गॉल ब्लैडर, क्योंकि गॉल ब्लैडर तो स्टोरेज डिवाइस है, गॉल ब्लैडर कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, उसे स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर खराब है उसको हम फेंक सकते हैं, उठा के फेंक देंगे, मगर हमको लिवर को ठीक रखना है, ठीक है। इसलिए इसको बचाने के लिए हम वो स्टेंटिंग कर सकते हैं। अगर हम वो स्टेंटिंग करें तो स्टेंटिंग करने के बाद जो पेशेंट है वो नॉर्मल रह सकते हैं 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक का नॉर्मल रूल है, 2-3 महीने तक भी चल सकता है, मगर स्टेंट में भी जैम हो सकता है। इसीलिए स्टेंटिंग के बाद 1 हफ्ते 10 दिन 12 दिन 14 दिन के बाद ऑपरेशन अब कर लो। जब ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशन के 1 महीने के अंदर फिर से आपको ईआरसीपी करके वो जो स्टेंट है उसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो स्टेंट एक एक्स्ट्रा प्रोसेस है। अगर आप स्टेंटिंग करते हो तो आपको डीस्टेंटिंग भी करना है, मतलब स्टेंट को ऑपरेशन होने के 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर वो स्टेंट को फिर से वहां से खोल के बाहर निकाल के फेंक देना पड़ेगा। तो ये भी एक एक्स्ट्रा स्टेप रहेगा, उसके लिए कि आपको 10 से 15 हजार रुपए लग सकता है, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप। तो अगर किसी के पास तभी ऑपरेशन करने का टाइम नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो स्टेंटिंग हो सकता है, मगर उसको फिर से ऑपरेशन होने के बाद, ऑपरेशन होने के टाइम पे आप स्टेंट रिमूव नहीं कर पाओगे, उसके बाद 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद जाके वो आपको रिमूव करना है अलग से, ठीक है। वो भी ईआरसीपी के तरीके से ही आपको रिमूव करना है। तो ये रहता है टोटल प्रोसेस ऑफ ईआरसीपी। मैंने फुल फॉर्म नहीं बताया, जरूरत नहीं है, जानने की भी जरूरत नहीं है, आप ईआरसीपी याद रखो, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टर्म आपको याद आएगा एमआरसीपी, जो यूज होता है यह जानने के लिए कि वो जो हेपाटोबिलियरी डक्ट है वहां पर स्टोन फंसा है या नहीं, या फिर जो स्टेंट दिया गया है उसपे
कोई स्टोन या कोई स्लैज, कोई भी कुछ भी अनवांटेड मटेरियल फंसा है या नहीं, उसको लेकर कहते हैं एमआरसीपी, जो एमआरआई करके हमको पता चल सकता है विदाउट ईआरसीपी। मतलब ऐसा पेशेंट हो सकते हैं जिनको हम ईआरसीपी नहीं कर सकते। मतलब लोग समझो कि एक 90 इयर्स ओल्ड मेल और फीमेल, तो जाके ईआरसीपी करना एक इन्वेसिव है, जो हम इसको मिनिमल इन्वेसिव कहते हैं, मगर फिर भी इन्वेसिव तो है। हम तो कुछ अंदर एक चीज डाल रहे हैं, उसके बाद वहां पर काट करके वहां पर अंदर की तरफ, तो एक प्रॉब्लम है। तो इसको बंद करने के लिए हो सकता है कि किसी के लिए हेल्थ कंडीशन ऐसा नहीं है जब हम ईआरसीपी कर सकते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस टाइम पर एमआरसीपी किया जा सकता है, जहां पर हम कुछ भी इंसर्ट नहीं करेंगे, हम सिंपली एक डाई इंसर्ट करेंगे, एक थोड़ा बहुत केमिकल कंपाउंड बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे और इस होल बॉडी को एमआरआई मशीन के अंदर दे देंगे, और उसके बाद 30 to 40 मिनट्स में हम एमआरआई करेंगे। और एमआरआई करने के बाद हम इस जगह का, मतलब जो हेपाटोबिलियरी सिस्टम है, हेपाटोबिलियरी पैनक्रियाटिक सिस्टम, इस जगह का एक क्लियर कट पिक्चर हम गैदर कर लेंगे, और वो एक फिल्म में, एक्सरे की तरह फिल्म होता है, एमआरआई का भी एक फिल्म होता है, उस एमआरआई फिल्म के अंदर वो पिक्चर वेरी क्लियर हो जाएगा कि उसके अंदर कोई भी ऐसा कुछ मतलब स्टेंट क्लियर है या नहीं, स्टेंट है या नहीं, या फिर वहां पर स्टेंट का पोजीशन ठीक है या नहीं, या फिर नॉर्मली विदाउट स्टेंट कंडीशन में भी हम कर सकते हैं यह जानने के लिए कि उसके अंदर कोई भी स्टोन फंसा है या नहीं। ठीक है, तो ईआरसीपी एमआरसीपी दोनों यूज कर सकते हैं। एमआरसीपी का जो कॉस्ट है वो भी 8,500 से लेकर 9,000 का प्राइस हो सकता है, मगर एमआरसीपी में हम जो स्टोन है उसको बाहर नहीं कर सकते, हम सिर्फ देख सकते हैं। ये एक इमेजिंग टेक्निक है, ये सिर्फ देखने के लिए कि कुछ फंसा है या नहीं। मगर ईआरसीपी में हम सिर्फ देख ही नहीं सकते, हम फंसा हुआ स्टोन को बाहर भी निकाल सकते हैं 10 से 12,000 रुपए के अंदर। तो ये है कंपैरिजन बिटवीन ईआरसीपी एंड बिटवीन एमआरसीपी। और अगर आपको ईआरसीपी दिया गया या फिर एमआरसीपी दिया गया तो आप ये कर सकते हो, कोई बात नहीं है, आपको एनास्थेशिया दिया जाएगा, उसके बाद ये किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात है टोटल। मगर अगर आपका स्टोन है गॉल ब्लैडर में तो आप ईआरसीपी करने के जल्द ही आप सर्जरी करवा लो, स्टेंट मत लगाओ, 1-2 दिन के अंदर सर्जरी करवा लो, उतना दिन फैल के मतलब उतना दिन डिले मत करो, जीआई सर्जन के पास जाओ, सर्जरी कर डालो। ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, सर्जरी बहुत सक्सेसफुली होता है और रिकवरी बहुत फास्ट होता है। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से हम बोल रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, मगर कुछ तो कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे और एक डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम के लेकर। ठीक है, बाय।